Hello everyone, welcome back to my channel. सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 में अब सिर्फ 75 दिन बचे हैं एंड 75 डेज के लिए आपका क्या चैलेंज होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर जीएस एंड सीसैट, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. तो एटलीस्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही हो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन कर लें हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस जो होते हैं या क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही रिकॉग्नाइज हम कर पाते हैं, बट उनके ऑप्शन सही आंसर पे कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इन दैट केस इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू रिवाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट बाय 3 and 4 times. ठीक है, अब जो हम आने वाला टाइम है उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट फेज वुड बी अप्रैल वाला फेज, सेकेंड फेज वुड बी May 1 to 15 एंड 15 to 30. 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया इसको. फेज 3 वुड बी 1 to 7 एंड फेज 4 वुड बी 8 to 14 और 15 जून. ठीक है, अब इसके अंदर हमें इनमें सिर्फ फेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स का. अब क्वेश्चन ये आता है कि रिवाइज करना कैसे है. तो सबसे पहले तो अब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब आपने जितना भी पढ़ा है उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, उसको बारी बारी से रिवाइज करना है. अदरवाइज आपने इतने टाइम जो स्टडी की है किसी सब्जेक्ट को देके उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता है अगर आप उसको एग्जैक्टली एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करते हो तो वो कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम था. तो इसके लिए अब कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में डेली न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं, न्यू टॉपिक्स बनता है, न्यू कंटेंट आ रहा है, ये उस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है. हैव फेथ ऑन योर सेल्फ. ये कोशिश करो कि अब मुझे कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पुराना है उसी को मैं प्रॉपरली रिवाइज करूँगा. वेटेज वाइज पढ़ना है. वेटेज वाइज इन द सेंस कि अब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी इनको आप प्रायोरिटी पे रखो रेदर देन साइंस एंड टेक. ठीक है, और कुछ स्टैटिक के टॉपिक्स जो रह जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के, उनको प्रायोरिटी पे ना रख के वो सब्जेक्ट करने की कोशिश करो पहले जिनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं और ठीक करने के होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं. स्टैटिक और करंट अफेयर्स को साथ में करो. लेट्स से इफ़ यू आर रीडिंग पॉलिटी, तो आपने अपना जो भी सोर्स लिया है करंट अफेयर्स का उसके पॉलिटी के करंट अफेयर्स करो ताकि आपका एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट जो वो कवर हो जाए. करंट अफेयर्स कोशिश करो कि एक ही अपनी जो मैगजीन अपने इतने टाइम से पढ़ी है उसी को रिवाइज करो, नई मैगजीन मत लेके आओ. जो भी आप मंथली मैगजीन रेफर कर रहे हो या फिर अगर आपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए तो आप वही पढ़ो. जो आपने अपने मटेरियल अब तक यूज़ किया है फॉर करंट अफेयर्स आपको वही यूज़ करना चाहिए. उसके साथ PYQ एंड आप जो मॉक दे रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है दैट आई विल ऑल्सो शेयर इन द अपकमिंग वीडियोज़. तो PYQs करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर रीडिंग पॉलिटी, उसके करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो PYQs भी आप पॉलिटी के करो. सो ओवरऑल कोई भी आपको दिक्कत जो होगी पॉलिटी के अंदर वो सॉल्व हो जाएगी. कॉम्प्रिहेंसिव जो होगा वो पॉलिटी का आपका कवर हो जाएगा एंड इट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स. एक स्मॉल नोटबुक बनाओ फेज़ 4 के लिए, क्योंकि आप जो भी आप फेज़ 4 में रिवाइज करोगे एग्जाम से 7 डेज पहले और 6 डेज पहले, तो वो कभी भी आपकी एक लार्ज नोटबुक्स या वैसे जो आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो उसके लिए नहीं होगा. एक स्मॉल नोटबुक बनाओ, उसके अंदर कीवर्ड्स लिखो और मोस्टली आप वो नोटबुक के अंदर वो चीज़ें लिखो जो कि आपकी मॉक एनालिसिस जब आप कर रहे होते हो तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होते हैं और जो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं तो इसके अंदर उनको ही करने की कोशिश करो. सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज करो. प्रायोरिटी वाइज में सब्जेक्ट में जैसे कि एक पॉलिटी होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पॉलिटी के स्टार्ट करो क्योंकि उसका सोर्स जो है वो काफ़ी कन्फाइंड है. एक लक्ष्मीकांत है और आप अगर NCERT पढ़िए तो उसके साथ आप देखो तो करंट अफेयर्स है, कोई ज़्यादा अनडिफाइंड सोर्स नहीं है. देन इकोनॉमी के लिए सिंपल कोई आपने बुक रेफर की होगी, उसके साथ साथ बजट, दैट्स इट. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है आपकी. ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई और उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए कुछ आपका रिसेंट डेवलपमेंट हुए होंगे या कोई न्यूज़ रही होगी पर्सनालिटी वाइज तो आप उसको रेफर कर सकते हो. ज्योग्राफी के लिए भी सोर्स डिफाइंड है, लाइक आप समझो 11-12 की NCERT या अगर किसी ने साथ में इसके साथ GC लियोंग रेफर की होगी, प्लस आपने अब मैपिंग के लिए 2 एटलस जो रेफर की होगी. एशियन मिडिवल के लिए आप देखो तो थोड़ा सोर्स जो है वो अनडिफाइंड होता रहता है. NCERT होती है,
उसके बाद तमिलनाडु एनसीईआरटी है, देन ओल्ड एनसीईआरटी है, देन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रैंडमली भी पूछे गए हैं। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी डिफर करता है, कुछ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, कुछ अपने ही कोचिंग के जो मटेरियल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। देन साइंस एंड टेक इट्स करेंटली कम्प्लीटली करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो सोर्स एज सच इसका कोई है नहीं। तो आई थिंक जिसका प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट का मतलब है आप जिनका सोर्स डिफाइंड है, जो क्वेश्चंस आप ज़्यादातर सही कर सकते हैं उनको आप पहले प्रायोरिटी पे रखो। टाइम टेबल आप इस तरीके से बना सकते हो कि अब नाउ कि इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है। तो टाइम टेबल के अंदर आप 6 दिन फॉलो करो, 3-3-3-3 12 आवर्स हो गए, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है, अग्री विद यू, 12 आवर्स बैठना, उतना टाइम डिवोट करना, बट सी अब एग्ज़ाम तो कम्प्लीटली आने ही वाला है, तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 पार्ट में डिवाइड कर लो 3 आवर्स को, ठीक है। पहले 3 आवर्स के अंदर आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो जीएस का, लेट्स से यू वांट टू टेक पॉलिटी, तो पॉलिटी ले लिया। दूसरे 3 आवर्स के अंदर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो जीएस का, लेट्स से यू आर ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमी, ये किया। द नेक्स्ट 3 आवर्स जो आप डिवोट करोगे उसके अंदर हाफ टाइम के अंदर आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स करोगे एंड हाफ टाइम में आप इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करोगे, ठीक है। जिससे आप 2 सब्जेक्ट जो कर रहे हो उसके करंट अफेयर्स के साथ भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कवरेज हो जाए, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 3 आवर्स बचते हैं उसके अंदर हाफ टाइम में आप जीएस के पीवाईक्यूज करोगे एंड नेक्स्ट हाफ आवर्स में आप करोगे सीसैट के पीवाईक्यूज करोगे, बिकॉज सीसैट के पीवाईक्यूज सॉल्व करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप जीएस के सॉल्व करते हो, क्योंकि आपने पिछले टाइम 3 सालों से देखा होगा सीसैट का पेपर भी काफ़ी कंपेरेटिव आ रहा है। तो आपको अगर देखोगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, इनफैक्ट जीएस भी अगर अच्छा होता है तो भी। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस लाइक दिस, so please don't neglect and try to solve CSAT as well. Try to solve logical reasoning, quant questions first, then go towards comprehensive questions, comprehensive passages. ठीक है, ये 6 दिन आपने किया। 7th डे आई रिक्वेस्ट एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप 7th डे एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो, चाहे आप वो मार्केट से लेके आके दो, चाहे आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी हुई है वहाँ का टेस्ट दे दो, जिसके अंदर टाइमिंग आप यही रखो 9:30 से 11:30 जाके आप जीएस का टेस्ट दो एंड 2:30 से 4:30 जो है वो आप सीसैट का टेस्ट दो। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम वाला टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप टेस्ट दोगे तो आपका माइंड जो होगा उसी तरीके से वर्क करना शुरू करेगा, बिकॉज इन समर टाइम्स ऑल्सो ये 2:30 to 4:30 का वाला टाइमिंग जो होता है वो काफ़ी लेथार्जिक टाइमिंग होता है, ठीक है। इस टाइमिंग को प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अंदर इसी तरीके से प्रैक्टिस करें जैसे एग्जाम में करने वाले हैं। सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज, दैट्स इट। अगर आप ये 6 दिन ये फॉलो करते हो, 7th डे टेस्ट देते हो एंड अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसके अंदर सक्सेसफुल मिलती है और आपको अच्छा रिजल्ट दिख रहा होता है और एफिशिएंसी भी अगर आपको बढ़ रही होती है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।